दोस्तों नमस्कार। मैं प्रफुल्ल कोलख्या। आज 21 मई है। आज ही के दिन साल 1991 में 1991 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की निर्मम हत्या हुई थी। पूरा देश दहल गया था। इतनी बुरी घटना थी ये कि पूरा देश जैसे एकदम मर्माहत हो गया। और यह उनके परिवार की दूसरी घटना थी। इसके पहले श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और अब राजीव गांधी की हत्या। छोटे छोटे बच्चे, परिवार और पूरे देश में राजीव गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 से लेकर के 89 तक, 89 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। जिस समय उनकी हत्या हुई उस समय वे प्रधानमंत्री के पद पर नहीं थे, लेकिन पूरी संभावना थी कि वह चुनाव का समय था और दौर चल रहा था। लगभग कुछ चुनाव हो भी गए थे, तो पूरी लोगों को उम्मीद थी कि राजीव गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और कांग्रेस को बहुमत हासिल हो। क्योंकि जिस प्रकार से सरकार आई गई हो गई थी, कई सरकारें आई थी उस बीच में, उन पूरे डिटेल्स में अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन यह तय था कि सबसे बड़ी पार्टी शायद कांग्रेस ही थी, लेकिन बहुमत हासिल नहीं हुआ था। तो आज की तरह तो नहीं था उस समय में उनका इरादा। उन्होंने कहा कि चूंकि हमें कांग्रेस को बहुमत नहीं, जनता की तरफ से बहुमत नहीं हासिल है या जनादेश नहीं है, तो हम विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे। तो उन्होंने जोर तोड़ नहीं किया, विपक्ष में बैठना पसंद किया। उसके बाद जोर तोड़ की राजनीति चली। सभी जानते हैं कि कई प्रधानमंत्री आए, लेकिन सरकार में राजनीतिक सामंजस्य नहीं बन पाया और वो सरकारें नहीं चल पाई। हालांकि उन सरकारों के दौर के कुछ सकारात्मक अनुभव भी हमारे पास हैं, लेकिन अंततः सरकार गिर गई और फिर चुनाव में चले गए। हमारे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी बहुत कम समय के लिए जो लोग हुए हैं, उन्होंने भी अपना प्रभाव छोड़ा। चाहे वो देवेगौड़ा हो, गोपाल गुजराल हो, चंद्रशेखर हो, तो अब उस समय की स्थिति ये थी। तो राजीव गांधी की हत्या हुई। राजीव गांधी जी का मूल महत्व क्या है? हम लोग उस समय में युवा थे और ये पहली बार किसी आदमी ने 21वीं सदी की बात की थी। वे 21वीं सदी में जाने के लिए भारत को तैयार कर रहे थे 1984 में, 85 में, 86 में, 90 के दौर तक। यानी कि एक नई राजनीति की शुरुआत वो भी करना चाह रहे थे। और ये जो कंप्यूटर है, उसमें उन्होंने कंप्यूटर के लिए जिस प्रकार की कोशिशें की, हम जैसे लोगों ने कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि हम जैसे लोगों ने उनके इस कदम का जबरदस्त विरोध किया। उन्होंने प्रेस बिल लाने की कोशिश की थी, हमने उसका भी विरोध किया। हम सहमत नहीं थे। या डाक बिल, जो कई बड़ी चीजें उसमें हुई थी। प्रेस बिल और डाक बिल तो अपनी जगह, लेकिन कंप्यूटर क्रांति इस देश में हुई। उस समय हम लोग कहते थे कि कंप्यूटर से देश में रोजगार की समस्या खड़ी हो जाएगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे और यह होगा और वह होगा। बात सही है, हमारी आशंकाएं अपनी जगह पर सही थी। लेकिन कंप्यूटर के आने के बाद जब इसकी सुविधा से हम जैसे लोगों का परिचय हुआ, तो लगा कि कंप्यूटर के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है, जिंदगी अंधकार में जैसे। और उसके बाद फिर नेट वगैरह की फैसिलिटी जब लोगों को मिलने लगी, तो एक पूरा क्रम है। आज जो उनको हम याद करते हैं तो एक सपने के रूप में याद करते हैं, जिसने 21वीं सदी का सपना देखा था। 21वीं सदी की चौथा हिस्सा हम पार कर रहे हैं। लेकिन इस बात का मूल्यांकन हमें करना चाहिए कि जिस कंप्यूटर और जिस नेट की स्थिति हमारे सामने आई, उससे हमें जो
कई सकारात्मक चीजें हासिल हुई। देखिए, विज्ञान का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं इस बात पर निर्भर करता है। तो पूरा राष्ट्र आज उनको याद कर रहा है। हम भी राजीव गांधी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अपने आप से सवाल करते हैं, किसी सरकार से नहीं, किसी दूसरे से नहीं, किसी अन्य व्यक्तियों से नहीं, अपने आप से सवाल किया जाना चाहिए कि आखिर इन तमाम परिस्थितियों में हमें हासिल क्या हुआ। आज सरकार जिस बात को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी कहती है, वो अगर कंप्यूटर और नेट की सुविधा नहीं हुई होती तो कैसे संभव? किसी एक ही समय में सब कुछ संभव नहीं होता। अगर हम इस बात पर इतराने लगे कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े बादशाह के हाथ में मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, हमारे पास है, तो ये क्रमिक विकास के कारण हमारे पास है। अभी जिस काम कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल तो हम यही कर रहे हैं कि हम पोस्टरबाजी करते हैं। हम अपने नेता प्रतिपक्ष की तस्वीर को पाकिस्तान के जनरल और अब फील्ड मार्शल बना दिए गए हैं, उनकी तस्वीर से आधा मिलाते हैं। ठीक है कि कांग्रेस ने भी शाहनवाज जो वहां के प्रधानमंत्री थे पहले, उनकी तस्वीर के साथ हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर को मिला दिया। ये कुछ अच्छी बातें नहीं है। ये तकनीक का बेहद 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 दुरुपयोग है। मानवता के विकास में तकनीक का यह इस्तेमाल नहीं है और यही डर तो एआई के साथ है। और क्या डर है हम लोगों का कि एआई के होने से और होगा क्या? यही तो होगा कि इसका सकारात्मक इस्तेमाल अगर नहीं होगा और नकारात्मक इस्तेमाल होगा तो निश्चित रूप से यह हमारे लिए क्षति करे। तो ये पोस्टरबाजी जो हो रही है, अब देश और अभिव्यक्ति क्या पोस्टरबाजी से चलेगी? एक ही कानून में, एक ही धारा में सुनते हैं कि किसी की गिरफ्तारी हो जाती है और किसी को हमारे सुप्रीम कोर्ट में उस पर विचार हो रहा है, वो खुलेआम घूमते। न जाने कैसे क्या अगर लोकतांत्रिक अधिकारों का, लोकतांत्रिक सुविधाओं का ऐसा दुरुपयोग अगर किया जाता रहेगा और कोई इसे रोकने वाला नहीं होगा तो हमारा भविष्य क्या हो सकता है? आज हमारे देश के प्रतिनिधि मंडल के लोग विदेश में जा रहे हैं और जो वैश्रम घाटी में, जो पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई, उसमें भारत की कार्रवाई और उस घटना के जो उसका जो असर हुआ है, उस असर के बारे में दुनिया में हम अपना संदेश देना चाहते हैं। हम बिल्कुल अलग थलग जो पड़ गए थे तो हम उसको देखना चाहते हैं कि हम किस स्थिति में हैं और लोगों की क्या राय है। तो लोगों की राय को ठीक करने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम वहां पर जाएंगे और जाएंगे तो हमारे सांसद बताएंगे। लेकिन बताएंगे क्या जब हम देश के स्तर पर ही इतने बिखरे बिखरे से लग रहे हैं, तो हम वहां जाकर क्या बताएंगे? देखिए, जब लौट के आते हैं तब देखते हैं कि क्या होता है, क्या क्या संवाद लाते हैं। लेकिन इधर जो स्थितियां बन रही है, आज वक्फ कानून पर सुनवाई अभी हो रही होगी, जो संशोधन बिल है उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। जैसे भी हमारे न्यायाधीशों के प्रति तो हमारा सम्मान है ही, लेकिन जिस ढंग से बेला त्रिवेदी की विदाई हुई, उतनी उदासी भरी विदाई नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब इसका तुरंत ये भी हो गया। मैं मानता हूं कि इसमें कोई घटना, कोई इसमें जुड़ाव नहीं है। दिल कहता है कि ऐसा ही मानो, दिमाग कहता है कि ऐसा नहीं है। हमारे जो वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वो जब मुंबई गए तो प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। वे दूसरे दलित प्रधान मुख्य न्यायाधीश हैं और पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश, इसकी भी संवेदनशीलता का कोई ध्यान नहीं रखा गया। अब कोई कह रहा था कि यहाँ का बदला वहां तुरंत ले लिया गया। यानी कि क्या हो गया है ये देश? बेला त्रिवेदी की भी विदाई होनी चाहिए थी सही तरीके से, गरिमामय तरीके से। किसी महिला देश के सुप्रीम कोर्ट का जज बनना कोई आसान काम नहीं होता। और एक दलित समुदाय के लोगों का, बौद्ध से आए हुए लोगों का भी भारत का मुख्य न्यायाधीश बनना
बहुत आसान होता तो इतने दिनों में कोई हुए होते ना, ये पहले। लेकिन क्या है, आज इन्होंने बहुत ठीक से बाबा साहब को याद किया था। बाबा साहब ने तो कहा था कि संविधान अच्छा और बुरा अपने आप में क्या नहीं होता है, नहीं हो सकता है। असल में जब इसकी गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे लागू कौन कर रहा है और किस इरादे से कर रहा है। तो ये तो उसकी बात थी। और आज जो संविधान की स्थिति है वो हम देख ही रहे हैं कि किन इरादों के साथ इसे लागू किए जाने की कोशिश की जा रही है। जो व्यापारिक स्थिति है, हमारे जो व्यापार का जो क्रम है, उस पर तो भी विचार करने का समय भी नहीं है। हर बात पर अपमान, लगता है जैसे भारत की आत्मा और भारत के नेताओं का इतना अपमान हो रहा है कि हर रोज किसी न किसी के बड़े लोगों के अपमान की बात सामने आ जाती है। कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है, मुंह खोलते ही किसी न किसी का अपमान हो जाता है। ये किस लोकतंत्र में हम जी रहे हैं, इतना अपमान। सेना के प्रति हमारे मन में बहुत सम्मान है, पूरे देश को सम्मान है और नाज है। लेकिन सेना भी तो अनाज खाते हैं ना, भात दाल रोटी। तो उस अनाज को उपजाने वाले किसान के प्रति भी हमारे सम्मान, मन में सम्मान न होगा तो ये असंतुलित सम्मान, जरूरत से ज्यादा और गैर अनुपातिक, इनएप्रोप्रिएट जिसको बोलते हैं, प्रोपोर्शन में नहीं होना, अनुपात में ना होना, यह हमारी कहीं ना कहीं हमारी दुष्टता का परिचय इस बात में। हम सेना का सम्मान करते हैं, हम किसान का भी सम्मान करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान कहा। भाई इस प्रकार के शेर हैं कि शहीद के जो खून की जो बूंद होती है और जो किसान का पसीना होता है, किसान का जो श्रम होता है, जो लेखक के कलम की स्याही होती है, ये सब सम्मान के काबिल है। लेकिन ऐसे ऐसे मुद्दों पर अपमान हो जाता है, ऐसे ऐसे मुद्दों को गढ़ करके सामने खड़ा कर दिया जाता है और कहा जाता है कि यह हो गया, और उतना ही नहीं, उस पर मुकदमेबाजी भी हो जाती है। तो देश मुकदमेबाजी, मान अपमान सम्मान, रोजी रोटी की बात कौन करे। ये है तो मान सम्मान से ही फुर्सत नहीं है। मान सम्मान का उस समय कुछ नहीं होता है जब वहां से सीज फायर का अनाउंसमेंट होता है, तब देश का मान सम्मान नहीं होता है। और तब पूरा देश और पूरा लोग जो सोचने लगते हैं कि ये क्या हो गया, हमारी क्या है हैसियत हो गई, क्या हम किसी के मातहत राष्ट्र हैं, हम किसी की मातहती में हैं, और यहां से कोई आवाज नहीं जाती है। और हमारे बुद्धिजीवी बताते हैं कि नहीं, ये उन्होंने फैसिलिटेट किया, मीडिएट नहीं किया। भाई देखिए, बुद्धि क्या, तो यही मामला है। और सही बात है कि तर्क से आप जीत जाएंगे, बुद्धि से आप जीत जाएंगे, आप कुतर्क से भी जीत जाएंगे अगर आपके पास सत्ता और शक्ति है, और बिना तर्क के भी जीत जाएंगे। लेकिन हिंदी के कवि रघुवीर साहे ने कहा था कि इस शास्त्रार्थ में घुसे बिना हम इस शास्त्रार्थ को जीत सकते हैं, हम इस शास्त्रार्थ में गए बिना शास्त्रार्थ को जीत सकते हैं, क्योंकि ये शास्त्रार्थ एक ऐसी उलझन में, एक ऐसी बौद्धिक उलझन में देश को फंसा देता है। अगर मेरिटोक्रेसी का तो नहीं है ना, डेमोक्रेसी में हम है ना। ज्ञान तो रावण को भी बहुत था, लेकिन क्या हुआ, क्यों उसके वध को जायज माना गया। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख एक दिन बता रहे थे, मेरे कहने का मतलब सिर्फ यह है कि इतिहास के अंतर विरोधों से मुड़ मुड़ करके चीजों को ले आना और वर्तमान को नष्ट करना भविष्य को ध्वस्त कर देगा। हमें अपने देश को संभालना है तो हमें इन बातों का ध्यान निश्चित रूप से रखना चाहिए कि हम इतिहास की कड़ियों को किस प्रकार जोड़ते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आज राजीव गांधी को वर्तमान जो है सो सत्ता व्यवस्था के लोग किसी प्रकार से याद कर रहे होंगे या सार्थक ढंग से याद कर पाएंगे। यह न भूलें कि सदा नहीं रहा है किसी का भी इस दुनिया में, सदा नहीं रहा है बसेरा।
अगर आप इतिहास के उन लोगों का सम्मान नहीं करते हैं, जब आप इतिहास हो जाएंगे तो आप सम्मान की परंपरा को ध्वस्त करके जाएंगे। कहते हैं ना, हर किसी को, यक्ष ने पूछा था कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, महाभारत का प्रसंग है, तो यक्ष को यही कहा गया था, युधिष्ठिर ने यही कहकर उनको संतुष्ट किया था कि सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि लोग रोज देखते हैं ये संसार से छोड़कर किसी न किसी कोई न कोई जा रहा है, हर किसी को जाना पड़ता है, लेकिन जब तक वह जिंदा रहता है तब तक उसे लगता है कि नहीं नहीं, मैं जैसे यहाँ पर हमेशा रहूंगा। वो गीत हम लोग गाया करते थे, सब ठाठ धरा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। पूरा गीत सुनाने का समय यहाँ नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जब बंजारा लाद के चल देता है तो सब ठाठ यहाँ का धरा कर धरा रह जाता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इस संकल्प के साथ जाते हैं जो कबीर ने कहा था, ज्यों की तो त्यों रख दीनी चल गया। यानी कि सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स की जो बात करते हैं, जो देश जो परिस्थिति हमें जिस अवस्था में मिली उससे उच्चतर अवस्था में अगर हम अगली पीढ़ी को सौंपते हैं तो यही हमारी सफलता है, क्योंकि यही क्रमिक विकास इसी ढंग से होता है। मुझे नहीं पता नहीं जब इतिहास लिखा जाएगा तो इस दौर को किस रूप में याद रखा जाएगा। जैसे आज श्री राजीव गांधी की जब याद करते हैं तो कंप्यूटर सबसे पहले झलकता है, और भी कई चीजें हैं लेकिन कंप्यूटर झलकता है। श्रीमती इंदिरा गांधी को याद करते हैं तो कई चीजें झलकती हैं, चाहे बैंक नेशनलाइजेशन हो, चाहे प्रिवी पर्स का बंद किया जाना हो, और भी बहुत सारी चीजें झलकती है। एक देश को बांट देना हो, और वो भी करोड़ा के आधार पर बांट देना हो, क्योंकि वहां से जो अत्याचार, राष्ट्र के अत्याचार वहां के लोगों पर हो रहा था, इस कारण वह टूटा। कोई हमने तो सहायता इंदिरा गांधी ने की थी, इंदिरा गांधी ने तोड़ा नहीं था। इंदिरा गांधी ने वहां के लोगों को अन्याय से बचाया, और तोड़ने का काम तो वहां के लोगों ने किया। भारत की सेना ने कोई जानबूझ करके वहां फसाद नहीं फैलाया था, लेकिन हाँ, उनके शासनकाल में टूटा और वहां पर समर्पण हुआ। तो कई, जब हम नेहरू जी को याद करते हैं तो इस बात के लिए याद करते हैं कि उनके जमाने में कितना अधिक औद्योगिक विकास और दिस और दैट हुआ। शास्त्री जी को याद करते हैं, जय जवान जय किसान। अभी हमने कहा, यहां तक कि विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी याद करते हैं उनके रोलिंग प्लान के लिए, ओपन बजट के लिए। तो पता नहीं यहां हम किस चीज के लिए याद करेंगे, जीएसटी के लिए, नोटबंदी के लिए, किस चीज के लिए याद करेंगे, स्ट्राइक के लिए, सर्जिकल स्ट्राइक उसके लिए याद करेंगे, पुलवामा पहलगाम इसके लिए याद करेंगे। इतिहास को थोड़ी मशक्कत और मेहनत तो करनी होगी कि किस बात के लिए याद करेंगे। आज तो हम भावुक हैं क्योंकि हमने एक बहुत बड़ी हस्ती को आज के दिन खो दिया था। दूसरी बार जब वो आते तो पहली बार तो ठीक है कि बहुत सारी बातें उनके अनजाने में हुई थी, कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई थी जो नहीं होनी चाहिए थी, जैसे 1984 का वह सिख पर किया गया अत्याचार जो उनके तुरंत सत्ता संभालते ही हुआ था, और हालांकि 2 दिन के भीतर सेना बुला ली गई थी और उसे नियंत्रण को किया गया, लेकिन जो अपराध हुआ वो बड़ा अपराध इस बीच में घटित हो गया। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें याद किया जाएगा तो इस बात के लिए कि उन्होंने 21वीं सदी का सपना भारत को दिखलाया था। उस 21वीं सदी का सपना, इसका चौथाई हम पार कर चुके हैं, और हम ऐसे एक अपमान युद्ध में फंस गए हैं, इतनी संवेदनशीलता की हर बात में अपमान ही अपमान हो रहा है। दोस्तों, इन विषयों पर बात करते रहेंगे। आप भी सोचिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को पसंद कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के बीच में इसे पहुंचाइए और उनसे कहिए कि एक विचार प्रक्रिया शुरू करें। जो जाहिर है कि जो इसके जो जैसा
मैं सोच रहा हूं वैसा ही आप भी सोचें, तो यह लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। आप भी सोचें, रास्ते बदल जाए तो कोई बात नहीं है, भाषा बदल जाए तो कोई बात नहीं है, विचार बदल जाए कोई बात नहीं है, मंजिल नहीं बदलनी चाहिए। और मंजिल है जनहित, लोकहित, जिसमें सबका भला हो, एक समावेशी परिस्थिति का को हम हासिल कर सकें। तो आज तो इतना ही। नमस्कार, फिर मिलते हैं, बात करते हैं। जी धन्यवाद।